प्रॉब्लम। व्यक्ति जी ठीक है। यहाँ तक आ रहा है ना, इससे बाहर। तो यहाँ पर देखेंगे कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। आप लोग समझ गए हैं कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? आप समझे हैं कि नहीं समझे? नहीं समझे हैं तो व्यक्ति के पहला नंबर के संसाधन किसे कहते हैं? तो हमारे दैनिक के जीवन में जितने भी वस्तु का उपयोग करते हैं सभी संसाधन कहलाते हैं। जो समाज का संसाधन हो, नहीं सॉरी, जो अपना खुद का संसाधन हो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जो अपना खुद का संसाधन हो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे घर है तो घर मेरा अपना है कि नहीं, तो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। वाहन, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, कार है, ये सब मेरा अपना संसाधन है, इसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। वही बात जो है यहाँ पर लिखा गया है। ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, ऐसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। मतलब कि आपका ही आपके अधिकार क्षेत्र में हो, जैसे बगीचा है, आप अपना लीची का पेड़ रोपे हुए हैं, आम का पेड़ रोपे हुए हैं, वो आपका संसाधन है। वो किसी समाज का या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन नहीं है, वो व्यक्तिगत संसाधन है, खुद का है। जैसे भूखंड, घर, बाग बगीचा, तालाब, कुआं आदि। तालाब जो है कि अपना तालाब होना चाहिए खुद का। अगर सामुदायिक का भी तालाब अगर हो गया तो सामुदायिक संसाधन समाज का संसाधन हो गया, ठीक है। अगर अपना तालाब है उसको हम व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। तालाब अगर समाज का हो तो उसको हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। इसमें समझ गए होंगे कि घर होता है, बाग होता है, तालाब होता है, कुआं होता है, इत्यादि होता है, इसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? सामुदायिक मतलब सामाजिक संसाधन, जिसमें समाज का हो। समाज का हो, समाज 2 भी होता है, 5 भी होता है, 10 भी होता है, 5 लाख भी समाज होता है कि नहीं? तो 5 लाख भी समाज होता है। कह रहा है कि ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में होता है। ऐसे संसाधन जो किसी खास क्षेत्र के सामुदायिक क्षेत्र के में होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे गांव के चारण भूमि, शमशान, मंदिर, मस्जिद, परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब, खेल के मैदान आदि। इसमें शमशान आ गया, मंदिर आ गया, मस्जिद आ गया, परिसर आ गया, सामुदायिक भवन आ गया, तालाब हो गया, ये सब सामाजिक, ये सब क्या है? सामाजिक सामुदायिक संसाधन है, सामाजिक संसाधन है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना, ये सब सामुदायिक संसाधन हो गया। ये इसमें सभी का अधिकार है। मंदिर है, मस्जिद है, तालाब है, पंचायत भवन है, सामुदायिक भवन है, खेल का मैदान है, पार्क है, ये सब जो है कि सभी का उसमें अधिकार है, समाज का अधिकार है। इसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं।
इसमें जो है कि राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र होता है, देश होता है। राष्ट्रीय मतलब क्या होता है? राष्ट्र होता है, देश होता है। जिसमें देश का अधिकार हो, जिसमें देश का अधिकार हो, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सड़क हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, रेलवे है, नहीं रेलवे है, एयरपोर्ट है, हवाई जहाज़ है, ये सब जो है कि राष्ट्रीय संसाधन है। ये सब क्या है? राष्ट्रीय मतलब कि उस पर जो है कि पूरे देश का हक है, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देश या राष्ट्र के अंतर्गत, मतलब कि देश, भारत देश हो या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। भारत में जितना भी सरकारी चीज़ है सभी को हम कौन सा संसाधन कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। जितना भी सरकारी चीज़ है भारत के अंतर्गत, डीएम ऑफिस हो, ब्लॉक हो, पुलिस स्टेशन हो या कुछ भी हो जो देश के अंदर है, उसको हम राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। सड़क हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, आदि हो गया, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व का उस पर अधिकार हो, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, ऐसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तट रेखा से 200 किलोमीटर दूर छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। तट रेखा से 200 किलोमीटर दूर सागरीय भूमि भारत के अंदर है, और उसके बाद 200 किलोमीटर के बाद जितना भी खाली जगह है समुद्र के अंदर, समुद्र में, वो सारा का सारा सभी देश का उस पर हक है, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतरिक्ष हो गया, चंद्रमा हो गया, मंगल ग्रह हो गया, ये सब जो है कि इस सब पर सभी देशों का हक है। चंद्रमा पर किसी एक देश का हक नहीं है, वो सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आता है। वो सब क्या सब आता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आता है, ठीक है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत ना। चलिए, अब लिखिए, समभावी संसाधन किसे कहते हैं? समभावी संसाधन किसे कहते हैं? पहले इस क्वेश्चन को समझ लेना है, ठीक है। पहले ये संभावी, संभावना, संभावी मतलब संभावना, ये क्वेश्चन है कि संभावना, संभावी संसाधन अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो कैसे लिखना है इसको समझ लेना है कि संभावी संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद हो, ऐसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में हो, सब जगह नहीं हो, सब जगह नहीं हो, किसी क्षेत्र में मौजूद हो, उसे हम संभावी संसाधन कहते हैं। अगर झारखंड में जाएगा तो कौन चीज़ आपको मिलेगा? झारखंड में जाएगा तो कौन चीज़ जमीन के अंदर? खनिज मिलेगा, नहीं तो कोयला जो है कि झारखंड से ही आता है, ठीक है ना। तो कोयला आपको कहाँ मिलेगा? झारखंड से मिलेगा, नहीं। तो कोयला जो है कि अब झारखंड जो है किसी एक विशेष जगह है कि नहीं है?
किसी एक विशेष जगह है। तो ऐसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद हो, किसी क्षेत्र विशेष में। तो झारखंड में कौन चीज मिलेगा बुआ? कोयला। जिससे उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है उसे संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र के खनिज, हिमालय में जाइएगा तो हिमालय के अंदर जो है कि अंदर गहराई में आपको खनिज मिलेगा। और खनिज किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर में जितने भी वस्तु है उसको खनिज कहते हैं। तो कुछ भी मिल सकता है, ठीक है ना। हिमालय के गहराई में कुछ भी मिल सकता है, सभी के सभी खनिज कहलाते हैं, सभी के सभी खनिज कहलाते हैं। जिसका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा होता है। उसी प्रकार राजस्थान गुजरात क्षेत्र में पवन सौर ऊर्जा। अब जो है कि पवन चक्की के बारे में हम बताए थे, पवन चक्की के बारे में हम बताए थे। ये आपको जो है कि राजस्थान गुजरात क्षेत्रों में पवन और सौर ऊर्जा का प्राप्ति होता है। पवन और सौर ऊर्जा का प्राप्ति होता है। इसे हम संभावित संसाधन कहते हैं। संभावित संसाधन किसे कहते हैं? जो किसी विशेष क्षेत्र में संसाधन की प्राप्ति हो, उसे हम संभावित संसाधन कहते हैं। उसे हम संभावित संसाधन कहते हैं। लिख लीजिए, इसको आगे मूव करें। नहीं, समझा हुआ चल जाता है। आप लोग वीडियो के माध्यम से लिख लेते। हाँ, आराम से घर पर लिखे चल जाइएगा। दक्षिण के पश्चिम लिख लिए बुआ। चलिए अब हम लोग समझेंगे विकसित संसाधन किसे कहते हैं। विकसित किसमें? संभावित संसाधन। कह रहा है कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विशेष मौजूदा होते हैं। मतलब कि ऐसा संसाधन जो है ना कि किसी विशेष क्षेत्र में हो। कोयला अपने यहाँ पाया जाता है। रहीमाबाद में है कोयला, ताजपुर में है कोयला, पटना में है कोयला, नहीं है कोयला, ना है कोयला। तो ये आपको विशेष क्षेत्र में मिलेगा कहाँ? झारखंड में, विशेष क्षेत्र में। तो विशेष क्षेत्र में कोई भी संसाधन अधिक मिलता हो उसको हम कौन चीज कहते हैं? संभावित संसाधन। अगर हमको बालू लाना है तो बालू मिलता कहाँ है? कहाँ मिलता? रेगिस्तान में तो बालू का समुद्र है। नहीं, राजस्थान में जो है कि बालू का तो समुद्र है। अगर पटना में कोलबर जगह है जहाँ से बालू आता है कि नहीं? तो उस जगह एक विशेष क्षेत्र है।
कोलवर्ग क्या है? एक विशेष क्षेत्र है। विशेष क्षेत्र को हम संभावी क्षेत्र कहेंगे। विशेष क्षेत्र को क्या कहेंगे? संभावी। वहां पर संभावना है। संभावी मतलब संभावना। वहां पर संभावना है कि खाली बालू है, बालू का संभावना है। झारखंड में क्या है? हाँ, तो वहां कोयला का संभावना है। तो कोयला झारखंड में मिलेगा, बालू जाइए पटना मिलेगा नहीं, पटना के नदी घाट कोलवर्ग के में मिलेगा बालू। तो विशेष संभावना हो तो ये किसी खास क्षेत्र में मिलता, हर जगह मिलेगा बालू? हर जगह नहीं मिलेगा। तो किसी खास जगह पर मिलता हो उसको हम संभावी क्षेत्र कहते हैं। संभावी संसाधन कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे बाबू? संभावी संसाधन कहते हैं। समझ गए? विकसित संसाधन किसे कहते हैं इसके बारे में समझा जाए कि विकसित संसाधन किसे कहते हैं। ऐसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण के पश्चात उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। समझ गए? पहले उसका हम इस्तेमाल करते हैं। वैसा विकसित संसाधन किसे कहते हैं? जो विकसित है, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, डेवलप है। पेट्रोल हम लोग भराते हैं, उस पर थोड़ा सा भी डाउट नहीं करते। हम जानते हैं कि पेट्रोल भराएंगे तो गाड़ी उड़बे करेगा, है कि नहीं? कोयला है, कोयला के भी बारे में हम लोग जानते हैं कि कोयला लाएंगे तो कोयला से ईंटा, अभी चिमनी में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कोयला से ईंटा को हम अच्छा से जो है कि रेडी कर सकते हैं, नहीं, तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर लकड़ी की अगर बात किया जाए कि लकड़ी से हम पका देंगे ईंटा को, तो आप लोग थोड़ा सा मतलब हैबिट होइएगा, ये कैसे होगा? पत्ता से, अगर लकड़ी से, पत्ता से कि नहीं, चिमनी में हम लकड़ी धर के जो है कि तैयार कर लेंगे ईंटा को, पत्ता धर के तैयार कर लेंगे, लकड़ी का जो भुस्सी होता है उसको धर के ईंटा को हम पका लेंगे। क्या ये सब जो है कि विकसित तो नहीं है? इसको हम सर्वेक्षण तो नहीं किए हैं, रिसर्च तो नहीं किए हैं, ना किए हैं। लेकिन कोयला पर हम रिसर्च कैले है। कितना चिमनी में कोयला धर के ईंटा पकैले है कि नहीं है? तो इसको हम विकसित संसाधन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? विकसित संसाधन कहेंगे। इस पर हम सर्वेक्षण कैले है। इस पर क्या कैले है? सर्वेक्षण कैले है। अब कह रहा है कि विकसित संसाधन किसे कहते हैं? ऐसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण के पश्चात, मतलब कि उसका हम उपयोग कैले हैं। कोयला को लाके चिमनी में डाल के ईंटा हम ट्रैक्टर निकाल ले है। इसमें हमको अनुभव है कि कोयला से ईंटा हम पका सकते हैं। इसको हम विकसित संसाधन कहेंगे। हम पत्ता से, कोई भी पत्ता से तो हम ईंटा नहीं पका सकते हैं, लकड़ी के कुन्नी से तो ईंटा नहीं पका सकते हैं। इस पर हम सर्वेक्षण नहीं कैले हैं, इसको हम विकसित संसाधन नहीं कहेंगे। तो कोयला को हम विकसित संसाधन कहते हैं। उस पर सर्वेक्षण के पश्चात उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। चिमनी में कितना कोयला देना है ताकि मेरा ईंटा पक जाए, तो उस मात्रा को हम लोग निर्धारित करते हैं कि हाँ इतना, मतलब कि हम लोग मंगवाएंगे तो इतना हमको डाल देना है कि नहीं है? तो इसको हम निर्धारित करते हैं। उसके बाद जो है उसे हम विकसित संसाधन कहते हैं। ये सब विकसित है। विकसित मतलब इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। कोयला पर कोई शक नहीं है, कोयला से हम काम कर सकते हैं। इसको हम विकसित संसाधन कहते हैं। उसके बाद पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ होता है पेट्रा जोड़ ओलियम। पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल नहीं समझ लेना। पेट्रोलियम मतलब क्या होता है बुआ? पेट्रा जोड़ ओलियम। अब पेट्रा मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब होता है तेल। चट्टान के तेल को हम पेट्रोलियम कहते हैं। चट्टान के तेल को हम क्या कहते हैं जी? पेट्रोलियम में जो है कि पेट्रोलियम को जब सांद्रित कीजिएगा, उसको उसमें से जब निकलेगा, उसमें से एलपीजी गैस निकलेगा, डीजल निकलेगा, मिट्टी तेल निकलेगा,
पेट्रोल निकलेगा, मोम निकलता है, अलकतरा निकलता है, पिच निकलता है, ये पेट्रोलियम में से निकलता है। पेट्रोलियम एक खनिज है जो कि धरती के अंदर से निकाला जाता है। पेट्रोलियम को धरती के अंदर से निकाला जाता है और इस पेट्रोलियम को गर्म करने के बाद, ठीक है ना, पेट्रोलियम को गर्म करने के बाद जो है इसमें से विभिन्न प्रकार के तत्व निकलते हैं, विभिन्न प्रकार के तत्व निकलते हैं। इसमें से गैस भी निकलता है, गैस हो गया, डीजल हो गया, किरासन तेल हो गया, मोम हो गया, अलकतरा हो गया, पिच हो गया, ये सारा आइटम जो है पेट्रोलियम में से ही निकलता है। और इस पर किसी पर हम लोग का शक नहीं है, क्योंकि सभी पर हम लोग क्या कहले हैं, सर्वेक्षण कहले है कि नहीं है। डीजल का भी सर्वेक्षण कैले है, किरोसिन तेल का भी सर्वेक्षण कैले है, पेट्रोल का भी सर्वेक्षण कैले है, पिच का भी सर्वेक्षण कैले, अलकतरा का भी सर्वेक्षण कैले है कि नहीं है। सभी पर हम लोग सर्वेक्षण कैले है और सर्वेक्षण के पश्चात जो है कि इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसे हम विकसित संसाधन कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे बाबू, विकसित संसाधन कहते हैं। हो गया। लिखिए विकसित संसाधन। सर इसको हम अपने तरीका से भी लिख सकते हैं। हाँ, इससे पढ़ने में बहुत भारी लग रहा है। नहीं तो पढ़ने में तो आप लोग को समझा देते हैं। हाँ, हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे भंडार संसाधन। ऐसे संसाधन जो वातावरण में उपलब्ध है। भंडार संसाधन जो है कि वातावरण में क्या है, उपलब्ध है, उसका प्रयोग जो है कि हम लोग करते हैं लेकिन सीमित करते हैं और ये जो है कि ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। ऐसा संसाधन जो है भंडार संसाधन जो ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। इसमें विकसित टेक्नोलॉजी लगा के इस संसाधन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। ठीक है। अब कह रहा है कि ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हो, ये वातावरण में उपलब्ध है तथा आवश्यकताओं की पूर्ति में समक्ष है। आवश्यकताओं के पूर्ति में समक्ष है मतलब कि पूर्ति मतलब कि अगर हम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो लेते हैं कि नहीं लेते हैं। मेरा जितना आवश्यकता है ऑक्सीजन का उतना हम ले लेते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जल हम लोग पीते हैं, जितना हमको जरूरी होता है जल का उतना इस्तेमाल कर लेते हैं।
है कि नहीं है। पेड़ पौधा लगाते हैं तो उसके लिए नहीं, उसके हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल करते हैं, जल का भी इस्तेमाल करते हैं, एवं ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल करते हैं। यौगिक है जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता, जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम, मतलब कि हाइड्रोजन में है, ऑक्सीजन में है, और क्या बोले, जल में है, ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता होती है। लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधन का उपयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। उच्च टेक्नोलॉजी के अभाव में जो है कि ऐसे संसाधन का उपयोग ऊर्जा में हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को जहाँ तक होता है तहाँ तक इस भंडार संसाधन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे अधिक दिमाग नहीं लगाते। पानी हम लोग सिर्फ पीते हैं ना, पानी में दिमाग कुछ लगाते हैं? पानी से सिर्फ हाइड्रोजन तुम निकाल लेगा तो हाइड्रोजन बम बना लेगा। हाइड्रोजन बम जो है कि इतना ताकतवर होता है कि जिस प्रकार से एटम बम है उसी प्रकार से हाइड्रोजन बम है। हाइड्रोजन बम जो है उत्तर कोरिया वाला बनाया था, और वो जो है कि उसको जो है कि समुद्र में जाके सर्वेक्षण किया, और सर्वेक्षण जब समुद्र में किया तो पूरा धरती हिल गया, साउथ कोरिया और सब हिल गया, समझ गए। पूरा चीन तक जो है हिल गया। समुद्र में जब सर्वेक्षण हुआ हाइड्रोजन बम का तो पूरा चाइना, साउथ कोरिया, इस सब जो है कि धरती सब का हिल गया हाइड्रोजन बम से। तो किससे बना? जल से बना, पानी से बना। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब है ना पानी में, तो हाइड्रोजन निकाल के हाइड्रोजन बम बन सकता है। तो ये ऊर्जा में भी इस्तेमाल हम लोग इसको कर सकते हैं ना, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी चाहिए। कह रहा है कि भंडार संसाधन ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है, जो कि पर्यावरण में क्या है, उपलब्ध है, तथा आवश्यकताओं की पूर्ति में समक्ष है। और आवश्यकता, जितना हमको आवश्यकता है उसके पूर्ति में वो समक्ष है। जितना हमको जल चाहिए उतना जल हो जाता है, ऑक्सीजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, उतना हमको मिल जाता है। वो आवश्यकताओं के पूर्ति में समक्ष है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि इन्हें उच्च तकनीक से उपयोग में ला सकते हैं। इसको उच्च टेक्नोलॉजी इसमें लगा के और इसके उपयोग में हम ला सकते हैं। इसे भंडार संसाधन कहते हैं। इसे हम भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे जल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बम बना लेंगे। हाइड्रोजन से, ऐसे तो हाइड्रोजन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं, जल का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जितना हमको जरूरी है, यहाँ कह रहा है कि जितना पूर्ति में समक्ष है, मतलब कि इसको पूर्ति में समक्ष में है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें अगर टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो और भी इसको हम तरह तरह का चीज़ आइटम हम बना सकते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में, ठीक है। ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जिसे ऊर्जा का उपलब्ध उत्पादन की असीम क्षमता होती है। इसमें जो है, इसमें ऊर्जा के स्रोत का असीम क्षमता होती है, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधन का उपयोग नहीं करते हैं। ऐसे संसाधन का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, हम आपको जो है कि भंडारण संसाधन हाइड्रोजन बम के बारे में थोड़ा सा वीडियो दिखा देंगे इसको समझाने के बाद। जा लिखिए, संचित कोश संसाधन, संचित कोश संसाधन
कोष संसाधन। लिख लिए। संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं? विकसित संसाधन समझ गए थे ना? संसाधन बहुत है। भंडारण संसाधन समझ गए ना? हाँ, उसका संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं? संचित कोष संसाधन और भंडारण संसाधन दोनों एक के है, समझ गए? थोड़ा सा का अंतर है, दोनों एक के है। संचित कोष संसाधन लिख लिए। संचित कोष संसाधन के बारे में आप लोग देख लीजिए। ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है। ऐसे संसाधन जो भंडार संसाधन के अंश है, जिससे उपलब्ध तकनीक के आधार पर, जिसको उपयोग हम टेक्नोलॉजी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका उत्पादन उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। इसका उपयोग जो है प्रारंभ में अभी नहीं हुआ है। यह भविष्य की पूंजी है। जैसे नदी के जल, ठीक है, नदी के जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपलब्ध हो सकते हैं। विद्युत जो है नदी का जो जल है, नदी का जल है, भविष्य में जो है उससे ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा जब टेक्नोलॉजी डेवलप होगा। जब टेक्नोलॉजी डेवलप होगा, जिस प्रकार से डीजल से, पेट्रोल से चलती है ना गाड़ी, उसी प्रकार से जब टेक्नोलॉजी जब डेवलप हो जाएगा तो जल से भी, नदी के जल से, नदी के पानी से भी गाड़ी चलेगी। टेक्नोलॉजी डेवलप करना है। जिस समय हवाई जहाज़ नहीं उड़ रही थी, उस समय आदमी सोच रहा था कि इतना भारी हवाई जहाज़ उड़ेगा कैसे हवा में, है कि नहीं? लेकिन हो गया। जिस समय मोबाइल नहीं था तो एगो इतना मशीन से कैसे बिना तार के बात हो जाएगा, सोचनीय बात था। लेकिन अब जो मोबाइल में है कि बिना तार से बात हो रहा है। अपना देश में विदेश से बात कीजिए, जहाँ करना है तहाँ से कीजिए, वीडियो कॉलिंग कीजिए, ऑडियो कॉलिंग कीजिए, कुछो कीजिए। अब पते नहीं चलता है कि आदमी घर में है कि बाहर में, चलता है पता? कुछ पते, अब तो शादी होता है तो पते नहीं चलता है कि शादी हुआ है। पहले जो है कि जब शादी होता था तब पता चलता था कि लड़की जब जाती थी तो वहाँ से चिट्ठी लिखती थी। लड़की जाती थी घर पे तो वहाँ से चिट्ठी लिखती थी, ससुराल जाती थी तो। लेकिन अब तो पते गए या वहाँ से वीडियो कॉल, कुछ पते नहीं चला। चलिए, इसको भी हो गया, इसमें कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। संचित कोष संसाधन के बारे में हम ये बताए थे कि संचित कोष संसाधन जो है भंडारण संसाधन की ही तरह है, जो मेरे वातावरण में उपलब्ध है, लेकिन उसका प्रयोग हम लोग अभी नहीं करते हैं। उसका उतना तकनीकी डेवलप नहीं हुआ है, जिसके कारण जो है कि संचित कोष संसाधन का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। जैसे नदी का जल,
नदी का जल है तो है, हम लोग विशेष क्या करेंगे कि खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग कर लेते हैं, भैंसी के नहाने के लिए कर लेते हैं, है ना, मवेशी के नहाने के लिए, या जो खुला जानवर है वो नदी में स्नान करता है, नदी का पानी का इस्तेमाल करता है, यही ना इस्तेमाल होता है। लेकिन विशेष हम लोग उस पर अध्ययन नहीं करते हैं संचित कुछ संसाधन में। ठीक है, लिखिएगा कि संसाधन नियोजन क्या होता है। ये सब आप लोग वीडियो के माध्यम से जो है कि घर पे खूब बढ़िया से लिख लीजिएगा, जितना बात को पढ़ाया गया है खूब बढ़िया से फेयर करके आइएगा, याद करके आइएगा। और आप लोग को यहाँ पर बता देते हैं कि संसाधन नियोजन क्या होता है। संसाधन नियोजन विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। संसाधन नियोजन विवेकपूर्ण मतलब कि एक सिस्टमिक से हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उपयोग ही संसाधन नियोजन है, मतलब कि उपयोग ही संसाधन नियोजन है। ठीक है, जल का हो या खनिज लवण का हो, पेट्रोल का हो, डीजल का हो, केरोसिन तेल का है, इस सब का हम उपयोग में है कि एक सिस्टम से लाते हैं ताकि जो है कि ये बचा भी रहे, क्योंकि संसाधन मेरे लिए है ना, मेरे लिए है। अगर संसाधन खत्म हो जाएगा तो हम लोग खत्म हो जाएंगे, तो हम लोग एक सिस्टमिक से ही करते हैं, उसको संसाधन नियोजन कहते हैं। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन होता है। संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? संसाधन का एक सिस्टमिक इस्तेमाल में करते हैं उसको संसाधन नियोजन कहते हैं। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। संसाधन जो है किसी भी राष्ट्र मतलब कि भारत देश के लिए, भारत के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। क्या बहुत जरूरी होता है? जरूरी होता है। भारत जैसे देश के लिए तो यह अनिवार्य है। भारत ऐसे देश के लिए अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखिएगा। भारत में संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल मतलब कि इसका जो है कि घुमा फिरा मतलब जटिल है, समझ गए? जटिल मतलब घुमा फिरा के, ये जटिल प्रक्रिया है। संसाधन नियोजन के सोपानों को निम्न रूप में बांटकर अध्ययन किया जाता है। निम्न मतलब कि बहुत सारा संसाधन है, उसको विभिन्न प्रकार में बांट के हम लोग अध्ययन करते हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण कराना, मतलब कह रहा है कि देश के सभी प्रदेशों में, अनेक प्रदेशों में, देश के अनेक मतलब भारत देश के जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ये सभी प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण कराना कि कौन कौन प्रदेश में क्या क्या संसाधन है, कौन कौन प्रदेश में क्या क्या संसाधन है। ठीक है, गुजरात में क्या संसाधन है, राजस्थान में क्या संसाधन है, उत्तर प्रदेश में क्या संसाधन है, मध्य प्रदेश में क्या संसाधन है, झारखंड में क्या संसाधन है। सभी जगह सभी प्रदेशों में संसाधन का भंडारण को देखना है, क्या क्या संसाधन है। उसके बाद कह रहा है कि सर्वेक्षण के बाद मानचित्र तैयार करना
करना एवं संसाधनों का गुणवत्ता एवं मात्रात्मक आधार पर मापन या आकलन कराना। जब संसाधन है, किसी प्रदेश में संसाधन है तो उसका गुणवत्ता के बारे में, उसके मात्रा के बारे में, उसका एक मानचित्र बनाना, नक्शा बनाना कि हाँ इस एरिया में इस प्रकार का संसाधन है, नहीं इस एरिया में इस प्रकार का। अभी जो है कि भारत में, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, सभी जगह जो है कि मशीन लगा के और धरती के नीचे देखा जा रहा था कि धरती के नीचे कहीं खनिज लवण है कि नहीं है, पेट्रोल है कि नहीं है, डीजल है कि नहीं है कि नहीं है। हर जगह जो है रिसर्च कर रहा था, नहीं कर रहा था ना, तो करके देख रहा था। तो अगर मिल जाता तो उस जगह जो है कि एक विशेष नक्शा बन जाता और जगह का नाम होता। संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन के रूप में रेखा तैयार करना। जब संसाधन मिलेगा उसका जो है कि एक व्यवस्थित, एक कौशल एवं संस्थापक नियोजन के रूप में रेखा तैयार करना है। उसके बाद जो है घ नंबर में देखिएगा कि राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजनाओं के मध्य नए स्थापित कराना। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संसाधनों का संरक्षण। अब इसको हम बता देते हैं कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं का जन्म देते हैं। संस्थानों का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब हम विशेष इसको किसी भी प्रकार के संसाधन हो तो संसाधन को हम लोग संरक्षित रखेंगे, क्योंकि संसाधन सीमित होता है, उसको हम लोग को सुरक्षित रखना है। सुरक्षित मतलब होता है, संरक्षण करना का मतलब होता है देखभाल करना। संरक्षण का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। संरक्षण का मतलब क्या होता है बाबू? देखभाल करना। उसको हमको सुरक्षित रखना है, संरक्षण रखना है। अगर जल का है, जल भी मेरे लिए संसाधन है। अगर जल के अधिक इस्तेमाल हम लोग करेंगे, नाजायज इस्तेमाल करेंगे, तो वो ख़त्म हो जाएगा और मेरे लिए है कहीं ना कहीं ये जो है कि दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो है कि जितना जल की जरूरी होगा उतना ही इसका इस्तेमाल करेंगे। या किसी भी प्रकार का संसाधन हो, वो सामाजिक संसाधन, आर्थिक संसाधन, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देते हैं। संसाधनों का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। कह रहा है कि संसाधनों, किसी भी प्रकार का संसाधन हो, घर में आपका अनाज क्यों न हो, घर में अनाज भी है, गेहूं है, मकई है, चावल है, दूध है, दही है, ये सभी संसाधन है कि नहीं? खाने का संसाधन है। इसका भी अगर हम अमीर है तो इसका ये मतलब नहीं कि आधा खाएंगे आधा फेंकेंगे, है कि नहीं? उसको हमको संरक्षण करना है। जितना हमको खाना है उतना ही हम खाएंगे, और अगर बच जाता है तो गरीबों में बांट देंगे। बच जाएगा तो गरीबों में बांट देंगे, ताकि मेरा भी पेट भर जाएगा और वो गरीब का भी पेट भर जाएगा। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग, मतलब कि एक बुद्धि से उसको इस उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। एक नियोजन, एक ढंग से ख़त्म करना और दिमाग से, मतलब उसको बर्बाद नहीं करना है। इसे हम संरक्षण कहते हैं। इसको हम संरक्षण कहते हैं। आगे देखिएगा, इसको लिख लीजिएगा।
ये संरक्षण है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि संसाधन को संरक्षण कैसे करते हैं। ये VVI क्वेश्चन है, हाँ VVI क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। इसको खूब बढ़िया से आप लोगों को लिख लेना है। संसाधनों का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। एकदम खूब बढ़िया से इसको आएगा ही आएगा। विकास की अवधारणा संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार है। समझ गए? विकास जो है कि संसाधन मनुष्य के जीवन के आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के, जीवन के गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतह विकास की अवधारणा अत्यावश्यक है। संसाधन प्रकृति के द्वारा उपलब्ध है। संसाधन जितने भी संसाधन हैं वो भगवान के द्वारा, अल्लाह के द्वारा उपलब्ध है। वो खाने का संसाधन हो, नहीं रहने का संसाधन हो, या जीव जंतु का संसाधन हो, हर चीज़ जो है कि भगवान के द्वारा, अल्लाह के द्वारा उपलब्ध है। कि अवधारणा के कारण मानव ने इसका अंधाधुंध दोहन किया है। अब जो है कि मानव ने जो है अपनी आवश्यकताओं के लिए जो है कि अंधाधुंध दोहन किया। अगर मानव की जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है कि मकान बना, स्कूल बना, कॉलेज बना, दुकान बना, रेलवे स्टेशन बना, हवाई अड्डा बना, हॉस्पिटल बना, स्टेडियम बना, खेलकूद का मैदान बना, पार्क बना, इस सब बनाने के लिए अंधाधुंध जो है कि वनों को कटाई किए हैं। वन को काटने से सिर्फ वन ही नहीं खत्म हुआ है, वन में रहने वाला छोटा से छोटा जीव जंतु से लेके बड़ा से बड़ा जीव जंतु तक भी खत्म हुए हैं और नष्ट होते जा रहे हैं। इस पर हम लोग जो है कि संरक्षण करेंगे, इसको क्या करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। हम लोग वन जरूरत, अगर वन जो है कि 10 गो काटने का जरूरत है, वहाँ पर कोशिश करेंगे कि 2 गो वन काट के जो है कि मेरा जरूरत मकान मेरा बन जाना चाहिए। मकान छोटा सा बनाएंगे, ये नहीं कि 10 कट्ठा में मकान बना लिए, समझ गए ना। अब 200 कट्ठा के वन को काट दिए, और काटने के बाद जो है कि पार सब बना उना के अपना खेल का मैदान सब कुछ बना लिए। मकान छोटा ही बनाएंगे, मकान छोटा होना चाहिए। अब पूरे में जो है कि तरह तरह का फल फूल लगाएंगे। यही संरक्षण होता है। यही क्या होता है कि संरक्षण होता है। उत्पन्न हो गई है स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया गया है। समझ गए? इसका विवेकहीन जो है कि दोहन किया गया है। कह रहा है कि संसाधनों के विवेकहीन दोहन से भूमंडलीय तापन, ओजोन छेद, देख बुआ, जीवन लौटने के लिए संसाधनों का नियोजन उपयोग होना आवश्यक है। जीवन लौटाने के लिए संसाधनों का नियोजन, मतलब कि बार बार जीवन चले, उसके लिए संसाधन रहना बहुत ज़रूरी है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति, ये धरती है, धरती पर किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुँचेगा, किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुँचाए। भविष्य की आवश्यकताओं में
मध्य नज़र वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। मध्य नज़र रखते हुए जो है ऐसी धारणा ही सतत विकास कही जाती है। इससे वर्तमान विकास के साथ साथ भविष्य में भी सुरक्षित रह सकते हैं। समझ गए? कह रहा है कि भूमंडलीय तापन मतलब कि ये पर्यावरण में जो है एक संतुलन में तापमान टेम्परेचर रहेगा। ये नहीं कि गर्मी का समय आ गया टेम्परेचर जो है कि अभी जो है 50 तक जाता है ना, 50 तक टेम्परेचर जाता है। ये ऐसा नहीं कि 75 तक टेम्परेचर चल जाए। 75 तक जैसी टेम्परेचर जाएगा नहीं, 65 75 देखिए 50 तक तो आ जाता है ना टेम्परेचर। अगर मान लिया जाए कि कल कारखाना फैक्ट्री या पेड़ों के तीव्र गति से कटाए, हम लोग पर्यावरण के पीछे दौड़ा कर खंटेंगे पर्यावरण को, हम लोग जो है कि पर्यावरण को दौड़ा देंगे, पेड़ से कटाई चल जाएंगे तो दिक्कत होगा। तो 70 तक जाने ऐसा बात थोड़े है कि धरती पर 70 तक नहीं। अरे सूर्य के टेम्परेचर में धरती बात करता था एक समय में। जितना सूर्य के पास टेम्परेचर है उतना ही सूर्य के पास उतना ही एक समय में धरती के पास भी टेम्परेचर था। धीरे धीरे ना धरती शांत हुआ है। तो इतना टेम्परेचर जाने में धरती के कोई समय थोड़े लगेगा, चल जाएगा आराम से। लेकिन इस टेम्परेचर में जैसी जाएगा धरती तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मनुष्य रहबे नहीं करेगा। पेड़ पौधा जितना भी है सब झुलस का ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं बुआ? झुलस का क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो इतना। उसके बाद जो है कि ओजोन में जो है कि छेद होना, ओजोन परत है, समझ गए? ओजोन परत में जो है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है कि ओजोन परत में जो है कि छिद्र हो रहा है। अगर ओजोन परत में अच्छा से छिद्र हो जाए तो सूर्य से प्रकाश जो आती है डायरेक्ट प्रकाश आ जाएगी धरती पर, और उस प्रकाश से जो है कि त्वचा कैंसर मतलब कि होना स्टार्ट हो जाएगा, त्वचा में घाव होना स्टार्ट हो जाएगा, पेड़ पौधा झुलस कर जरने लगेगा। समझ गए? ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरण को डायरेक्ट रोक देती है, नीचे धरती पर उतरने नहीं देती है, जिसके कारण जो है कि हम लोगों को धरती पर ओजोन पराबैंगनी किरण नहीं आता है, जिसके कारण जो है कि त्वचा कैंसर, पेड़ पौधा झुलसना ये सब नहीं होता है। ओजोन परत में भी जो है कि छिद्र हो चुका है। उसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण, मृदा संरक्षण। मृदा में संरक्षण, मृदा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं तू सब बोलो। मृदा जिसमें खास प्रकार का यौगिक पाया जाता है, यही बात हम बताए थे। मृदा मट्टी को कहा जाता है। हाँ, कौन सब मट्टी को मृदा कहते हैं? हाँ, डायरेक्ट कहिएगा कि उपजाऊ मिट्टी को हम मृदा कहते हैं। उपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं? मृदा। जिसमें हम लोग फसल लगाते हैं ना, उस मिट्टी को हम मृदा कहते हैं। जिसमें हम फसल लगाते हैं उपजाऊ मिट्टी को, पृथ्वी के ऊपरी सतह जो भुरभुरा हो, जिसमें पौधा लगाने के बाद जो है डेवलप अधिक हो, उसे हम मृदा कहते हैं। अगर कोई भी ज़मीन है, ज़मीन को 2 फीट अगर काट दिया जाए, 2 फीट क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए, और नीचे का जो मिट्टी होगा एकदम बैठा हुआ मिट्टी रहेगा। इसमें अगर आप तंबाकू लगाते हैं, गोभी लगाते हैं, तो इसमें विकास एकदम धीरे धीरे होगा। और ऊपरी खेत जो है, जो आपका भुरभुरा मिट्टी हो ऐसे करके, उसमें आप अगर लगाते हैं, इसमें क्या हो जाएगा बाबू? विकास बेसी होगा। तो इसको हम मृदा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? मृदा कहेंगे। इसी को हम मृदा कहेंगे, क्योंकि इसमें तो विकास नहीं होगा। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह जो भुरभुरा हो, जो हल्का मिट्टी हो, उसमें हर प्रकार का कंपोजिशन मिला हुआ हो, उस मिट्टी को हम मृदा कहते हैं। उस मिट्टी को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की नहीं दिक्कत। चलिए, हो गया। उसके बाद जो है मृदा भी आप समझ गए, भूमि विस्थापन भी समझ गए, अम्लीय वर्षा। जब आप
पर्यावरण को काफ़ी दूषित कीजिएगा तो वर्षा जो है कि अम्लीय वर्षा होगा, नहीं अम्लीय वर्षा होगा। ये सब भी आप लोग समझ गए हैं। संकट पृथ्वी पर आ गई है। अगर ऐसे ही संसाधनों का दोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संसाधन विनाश हो जाएगा। जैव संसाधन किसे कहते हैं और जैव संसाधन किसे कहते हैं? जैव संसाधन में जो जीव जंतु होते हैं उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, ये मनुष्य हो गया, या जितने भी जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधा हो गया, उसको हम जैव संसाधन कहते हैं। नहीं, मनुष्य क्या है? जैव संसाधन है। और जैव संसाधन किसे कहते हैं? पृथ्वी के गर्भ में पाए जाने वाले जितने भी खनिज तत्व है, पदार्थ है, कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है, मोम है, अलकतरा है, लोहा है, तांबा है, अल्युमिनियम है, इस सारा का सारा कौन सा संसाधन? और जैव संसाधन। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर फिनिश। ये चैप्टर को जो है कि खूब बढ़िया से आपको क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। आपको जो है कि हम भंडारण संसाधन के बारे में, भंडार संसाधन के बारे में आपको बताते हैं। भंडार संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो विशेष क्षेत्र में पाया जाता हो, नहीं विशेष क्षेत्र में पाया जाता हो, उसका इस्तेमाल तो हम करते हैं मगर उतना नहीं कर पाते हैं जितना उसमें शक्ति है। उतना इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जैसे बताए थे जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जल है, इसका तो दैनिक जीवन में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन अधिक इसको तकनीक लगा के इसका ऊर्जा में हम परिवर्तित नहीं करते हैं, ना करते हैं। चलिए आप लोगों को हाइड्रोजन बम के बारे में दिखा देते हैं, उसके बाद हम क्लास को जो है संसाधन खत्म हो गया। फॉर्म नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। दोस्तों, अगर नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन का इतना ही आतंक है तो वहां पे लोग नॉर्थ कोरिया छोड़कर भाग क्यों नहीं जाते? ये बात तो आपने दोस्तों, अगर नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन का इतना ही आतंक है तो वहां पे लोग नॉर्थ कोरिया वापस आ गया।
ब्रिटानिया मैरीगोल्ड हब स्टार्टअप कॉन्टेस्ट NSDC के साथ ऊपर दिए नंबर पर कॉल करें, बताइए अपने बिजनेस आइडियाज और पाइए 10 लाख रुपए जीतने का मौका। को यह कहना है कि हमारे पास इतना तगड़ा हथियार सिस्टम वगैरह नहीं है कि हम अमेरिका को मार सकते। अमेरिका कुछ करेगा तो हम इन तीनों को पकड़ी को मार देंगे। नहीं, ये तीनों अमेरिका को करते जाए क्या तुमको नहीं मारेगा ये सीधे मारने लोग किसको मारेगा, उनको मारेगा। यहाँ पर ये जगह देखिए, ये जगह कौन सा है? कोरिया।